साल था 2019। महीना तो दिसंबर का था। मौसम में सर्दी थी, लेकिन देश का माहौल गर्म था। संसद ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए पास किया था। इसके साथ ही एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की चर्चा भी तेज थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कहीं छात्र सड़क पर थे तो कहीं महिलाएं धरने पर बैठी थी। दिल्ली में शाहीन बाग सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, लेकिन विरोध की इस आवाज के बीच एक चिंगारी सुलग रही थी, जो कुछ ही महीनों के बाद दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियमवदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। 22, 23 और 24 फरवरी 2020 ये 3 दिन दिल्ली के इतिहास के सबसे काले दिनों में दर्ज हो गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की आग में झुलस उठा। करीब 70 से ऊपर लोग मारे गए, 750 से ऊपर लोग घायल हुए। हजारों घर, दुकानें और गाड़ियां राख हो गई थी। और यह हिंसा केवल संयोग मात्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, जिसका शिकार हुआ था दिल्ली, हमारी राष्ट्रीय राजधानी। जांच एजेंसियों ने कई नाम सामने रखे थे और उन सभी नामों में जो सबसे अधिक 2 चेहरे चमक रहे थे वह थे शर्जील इमाम और उमर खालिद। 5 दिसंबर 2019 को शर्जील इमाम ने मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जामिया नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। 6 दिसंबर को पर्चे छपवाए, मुस्लिम छात्रों को विरोध में जुटने की अपील किया। 13 दिसंबर को वह जामिया विश्वविद्यालय पहुंचा और उस धरने वाली भीड़ को समझाया कि धरना और चक्का जाम से सरकार को कैसे दबाव में लाया जाए, और उसने धरना और चक्का जाम में अंतर भी बतलाया। और नतीजा ये हुआ कि उसी दिन जामिया गेट पर दंगे भड़क उठे। 15 दिसंबर को वह फिर जामिया पहुंचा और उसके भड़काऊ भाषण के तुरंत ही बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा फैल गई। उमर खालिद, जनवरी 2020 में उसने अलग अलग जगहों पर बैठकें की, भाषण दिया और मीटिंग किया, और उन सभी में उसने साफ साफ कहा, अगर सरकार को झुकाना है तो पुलिस का खून बहाना पड़ेगा। सीलमपुर की बैठक में तो उसने साफ कहा था कि सरकार को झुकाने के लिए पुलिस का खून बहाओ। इस बैठक में यह भी तय हुआ था कि महिलाएं ढाल बनेंगी और हथियार, तेजाब और मिर्च पाउडर जमा किया जाएगा। फरवरी 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा तय थी, तब उमर खालिद ने कहा, इन्हीं तारीखों पर विरोध को इतना बड़ा करो कि दुनिया भारत को देखे और भारत को एक काली स्याही से लिखे। लेकिन इस साजिश में सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे। अतहर खान, शादाब अहमद, खालिद सैफी और सलीम खान, ये सब भी उसमें शामिल थे। इन पर आरोप यह लगा कि ये धरना स्थलों के आयोजक और प्रबंधक थे, गुप्त बैठकों में शामिल हुए थे। इन लोगों ने सड़कों पर से सीसीटीवी कैमरे हटवाए ताकि सबूत ही ना बचे। सलीम खान तो कैमरा तोड़ते हुए भी पकड़ा गया था। शिफा और रहमान और मीरान हैदर ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे। लगभग 9 लाख रुपए इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किए थे और फर्जी बिल बनाए। लगातार सोशल मीडिया पर चक्का जाम पर प्रचार किया था। गुलफिशा फातिमा, वॉरियर और औरतों का इनकलाब नाम से इसने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और महिलाओं को आगे लाकर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सड़क तक ब्लॉक की गई थी, और इसने भीड़ को मिर्च पाउडर, पत्थर और डंडे से पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। यह केस फिर से इतना चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में आने का रीजन यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो बेल की प्लिया थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और इसलिए यह अभी चर्चा में है। अदालत ने बेल की प्लिया रद्द करते हुए कहा कि चूंकि इस केस को अब लगभग 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ये सभी आरोपी जेल में है। जेल में रहने के बाद भी कोई ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। ये आरोपियों ने अदालत में कहा कि हमने सिर्फ विरोध किया है, हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लंबे समय से जेल में है, ट्रायल हमारा खत्म नहीं हो रहा है। ट्रायल खत्म कहाँ से होगा जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है? संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत विरोध का अधिकार देता है। लेकिन सवाल ये था, क्या विरोध का अधिकार हिंसा की इजाजत देता है? क्या विरोध का अधिकार किसी की जान लेने की इजाजत देता है? क्या विरोध का अधिकार जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है उसका खून बहाने का इजाजत देता है? क्या विरोध का अधिकार सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने का अधिकार देता है? क्या विरोध का अधिकार किसी का घर जलाने का अधिकार देता है, या किसी के ऊपर मिर्च फेंकने का अधिकार देता है, पत्थर मारने का अधिकार देता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि जमानत सामान्य नियम है, लेकिन यूएपीए जैसे विशेष कानून में नियम सख्त है। यूएपीए की धारा 43D5 कहती है, अगर पहली नज़र में आरोप सही लगे तो जमानत नहीं दी जा सकती है। सिर्फ लंबे समय से जेल में होने या मुकदमे की देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने सारे सबूत देखे, व्हाट्सएप चैट, भाषण, गुप्त बैठकों के बयान, और फिर कहा ये लोग सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि हिंसा की योजना बनाने वाले सक्रिय साजिशकर्ता थे। और फिर अंत में अदालत ने अपना फैसला सुनाया, और फैसला यह था कि सभी की जमानत याचिकाएं खारिज हो गईं। शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज, उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज, अतहर खान की जमानत याचिका खारिज, शादाब अहमद, खालिद सैफी, सलीम खान, सबकी जमानत याचिका खारिज हो गई। शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, सबकी जमानत याचिका खारिज। अदालत ने कहा कि संविधान अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार के नाम पर अगर हिंसा और षड्यंत्र होगा तो कानून सख्ती से काम करेगा। दिल्ली दंगा केस का यह फैसला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में विरोध तो जरूरी है, लेकिन विरोध का मतलब हिंसा नहीं है, विरोध का मतलब खून खराबा नहीं है, विरोध का मतलब किसी को तकलीफ देना नहीं है। और अगर कोई विरोध हिंसा में बदलता है तो उसकी कीमत पूरा समाज चुकाता है। यह फैसला सिर्फ आरोपियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है कि लोकतंत्र की ताकत संविधान है, और संविधान के साथ खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं होगा। यह थी कहानी दिल्ली दंगा केस की, अदालत के उस फैसले की जिसने यह साफ कर दिया कि अधिकार और जिम्मेदारी एक दूसरे से अलग नहीं है। अधिकार तभी तक अधिकार है जब तक वे समाज और देश की सुरक्षा को चोट ना पहुंचाए। अब बात करते हैं हम उनके साथियों की। उनके साथियों में देखा जाए कन्हैया कुमार, जो उमर खालिद के साथी हुआ करते थे, कन्हैया कुमार जो शर्जील इमाम के साथी हुआ करते थे, आखिर उन्होंने इस केस के बाद कुछ बोला क्यों नहीं है?